अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरिस्टोटल के जो लाइफ और वर्क हैं उसको डिस्कस किया है, कंटेक्चुअलाइजेशन को डिस्कस किया है। हमने देखा कि किस तरह प्लेटो और एरिस्टोटल के मुताबिक जो स्टेट है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीस के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, वर्चुअस लाइफ के लिए। तो आज जो है हम इसी जो एरिस्टोटल है उसकी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटल का स्टेट के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम डिस्कस करते हैं जो एरिस्टोटल है उसके ओरिजिन ऑफ स्टेट को। अच्छा जी, क्या है ओरिजिन ऑफ स्टेट? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट इज़ अ प्रायर नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ नॉट मैन मेड। ह्यूमंस आर बोर्न इन स्टेट। तो एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। इंसानों ने जो स्टेट है उसको नहीं बनाया, बल्कि इंसान जो है वो पैदा ही स्टेट में हुआ है। अब ये किस तरह नेचुरल है अगर देखा जाए तो हम लोग जो इंडिविजुअल हैं, जो पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है? वो फैमिली के अंदर पैदा होता है। कोई भी इंसान पैदा होता है तो फैमिली जो है वो बिल्कुल एक लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर फैमिलीज जो हैं अगर देखा जाए तो वो जब इकट्ठी होती हैं तो वो ट्राइब्स बनते हैं। तो ट्राइब्स भी एक किस्म की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट की ही एक वो फॉर्म है। लेकिन वहाँ पर क्या है, जो फैमिली और ट्राइब्स हैं वहाँ पर इंसान की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो मिलकर फिर विलेजेस बनाते हैं। विलेजेस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट की, लेकिन वहाँ पर भी इंसान जो है वो फुली अपना जो पर्पज़ है उसको एंजॉय नहीं कर सकता। इंसान की ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है कि उसने एंजॉय करनी है हैप्पी लाइफ, वर्चुअस लाइफ और मटेरियल नीड्स। देन जो है फिर जो विलेजेस हैं, विलेजेस मिल के जो हैं वो सिटी स्टेट बनाती हैं। जो सिटी स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर जो है वो एक सेल्फ सफिशेंसी जो है इंसान अचीव कर सकता है। अगर आज की मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको समझ लग जाएगी कि यूरोपियन यूनियन को हम देखें तो यूरोपियन यूनियन क्या है? वो एक स्टेट है और वो स्टेट एरिस्टोटल के ही स्टेट पे बनी हुई है, उसी के पॉइंट्स पे ही बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन में जो यूरोपियंस लोग हैं वो हैप्पी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, वो वर्चुअस लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं और उनकी मटेरियल नीड्स भी जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो जो स्टेट है ना वही सिर्फ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है और जो स्टेट है उसी में ही जो रैशनल लोग हैं वो लोग सामने आएंगे और वही लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग का जो है वो हिस्सा बनेंगे। अभी आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेटो का भी यही पॉइंट था कि बहुत कम लोग जो हैं, माइनर लोग ही फिलोसफर किंग बनेंगे और वो रैशनल बेस पे जो है वो डिसीजंस लेंगे। इसी तरह इसका भी यही मानना है कि जो रैशनल लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, उनको हम सामने लेके आएंगे और वो लोग जो हैं वो फिर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अभी ये चीज़ें आपको जो हैं वो कम्प्लेक्स लग रही हैं, बट इसको हम डिटेल से अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझाना था कि स्टेट की ओरिजिन क्या है और उसका मतलब क्या है। तो आपको आई थिंक कि मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा कि स्टेट जो है वो एक प्रायर नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। हमने जो इंसान है उन्होंने स्टेट को नहीं बनाया, हम लोग तो पहले ही स्टेट में पैदा हुए हैं। इवन दो कि हम लोअर स्टेट में पैदा हुए हैं, क्योंकि जो फैमिली है उसको एक लोअर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। बट जब फैमिलीज कंबाइन होती हैं तो ट्राइब्स बनते हैं, ट्राइब्स बनते हैं तो कंबाइन होते हैं तो विलेजेस बनते हैं, जब विलेजेस कंबाइन होते हैं तो फिर सिटी स्टेट बनती हैं। और ये जो इंसान के पर्पस हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटी स्टेट में ही पॉसिबल हैं। और सिटी स्टेट की हमने एग्जांपल दी यूरोपियन यूनियन की, कि देखें ना आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो हैप्पी लाइफ, वर्चुअस लाइफ और मटेरियल नीड्स अपनी जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, एरिस्टोटल के हम कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को देखते हैं। हमने देखा कि उसने स्टेट की किस तरह डेफिनेशन की है कि किस तरह हम लोग जो हैं वो स्टेट में ही पैदा होते हैं। तो अब स्टेट जो है उसका वजूद तो पहले से ही है,
ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो कौन से होंगे, कौन से लोगों को वो कहता है कि स्टेट के वो सिटीजन होंगे और कौन से लोग जो हैं वो स्टेट के सिटीजन नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दोज हु पोजेस रीजन एंड पार्टिसिपेट इन द डेलिबरेटली एक्टिविटी ऑफ द स्टेट और कॉल्ड सिटीजन्स। तो ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं लोगों को सिर्फ जो है वो सिटीज़न कहा जाएगा, उन्हीं लोगों के पास सिटीज़नशिप होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि उसने ये कहा कि जो बंदा जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो वो या तो भगवान हो सकता है, खुदा हो सकता है, या वो फिर शैतान हो सकता है। तो वो ज़रूरी है एरिस्टोटल की जो स्टेट है, जो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट है, उसमें सिटीजनशिप जो है वो किसको हासिल होगी, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनके पास जारी बात है रीज़न होगी, तभी वो लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और वही लोग जो हैं वो सोशलाइज करेंगे। ही एक्सपाउंडेड दैट सिटीजन्स आर दोज हु रूल एंड रूल। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु रूल्स टुडे कैन बी रूल टुमारो। तो उसने और ज़्यादा एलेबोरेट किया कि सिटीजन्स वो लोग होते हैं जहाँ पर जो के रूल करते हैं या उन पे रूल हुआ जाए। डेमोक्रेसी भी तो यही है, रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल। तो उसका भी यही मतलब है कि समझे कि आज मुझ पे कोई हुक्मरानी कर रहा है, तो कल को ऐसा हो सकता है कि मैं लोगों पे भी हुक्मरानी करूं। मीन्स के दोज हु रूल एंड रूल्ड। तो जो आज हुक्मरानी कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो हुक्मरान ना रहें, और जो हुक्मरानी नहीं कर रहे, हो सकता है वो कल को हुक्मरान बन जाएं। अच्छा जी, कौन से लोग जो हैं वो सिटीज़न नहीं होंगे, हु आर नॉट सिटीज़न, तो डिस्कस करते हैं। हैव रीजंस बट अंडर डेवलप। तो ऐसे लोग जो कि जिनके पास रीजंस होंगी बट वो अंडर डेवलप होंगे, उनकी नरिशमेंट जो है वो उस तरह से नहीं हुई होगी। तो वो कौन से लोग हैं, वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। तो ये लोग जो हैं वो सिटीज़नशिप का हिस्सा नहीं होंगे। इनको जो है डिसीजन मेकिंग में जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हैव रीजंस बट नॉट डोमिनेटेड, मीन्स के वुमेंस। तो वुमेंस में भी रीज़न है, बट चूँकि वो मर्दों के मुकाबले में उस तरह डोमिनेट नहीं है, तो ये लोग जो भी हैं वो सिटीज़नशिप के हकदार नहीं हैं। डू नॉट हैव रीज़न एट ऑल। सॉरी, यहाँ पे मैंने वुमेन लिख दिया है, यहाँ पर स्लेव्स है। तो ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल ही रीज़न नहीं है, तो आप इसको वुमेन की जगह से कट करके यहाँ पर आप स्लेव लिख दें। तो ऐसे लोग, स्लेव्स, आपको पता है उनके पास रीज़न नहीं होते, उनको बस 24 घंटे जो है वो काम पे लगाए जाओ तो वो काम वगैरह ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी रीज़न नहीं है, तो वो लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर वो स्टेट का ही हिस्सा नहीं होंगे तो वो सिटीज़न जो हैं वो कहलाने के हकदार नहीं हैं। तो जी, इसका अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उसने मर्दों को थोड़ी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दी है, थोड़ी ज़्यादा क्या, उसके जो वर्ड्स हैं उन्हीं में हमें समझ लग रही है। मतलब वो एक एंटी फेमिनिस्ट भी रहा है। रीजंस अंडर इमोशंस की भी उसने बात की है, जिस तरह चिल्ड्रंस की है। बाकी जो है हम जब अपना क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को जो है वो एलेबोरेट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि कौन से लोग सिटीजन्स होंगे और कौन से लोग जो हैं वो सिटीज़न नहीं होंगे। अच्छा जी, तो अब वो स्लेवरी को डिफ़ाइन करता है कि स्लेवरी जो है, ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी रीज़न नहीं है, वो कौन से लोग हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लेवरी वॉज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, स्लेवरी वॉज इंपॉर्टेंट फॉर एथेनियन सोसाइटी, स्लेव्स वर दोज नो रीज़न एट ऑल, पीपल डिफीटेड इन वॉर्स और देयर चिल्ड्रंस। तो इसको डिस्कस करते हैं जी। स्लेव्स कौन होंगे। अच्छा, जो स्लेवरी है ना, वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन, या मींस के बरसों से, सदियों से जो है ये स्लेवरी जो है वो चलती आ रही है, और वाकई में ही चलती आ रही है। अभी 19 सेंचुरीज़ में ही जाके इसकी थोड़ी सी एबॉलिशमेंट हुई है, बट सदियों से जो है ये चलती आ रही है। तो उसका मानना है कि जो अथेनियन सोसाइटी है, एथेंस की सोसाइटी है, एथेंस की जो सिटी स्टेट है,
उसके लिए जो है वो स्लेव्स इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस टाइम पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर होती थी, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है कि स्लेव जो हैं वो कितने ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो एक तरफ से ये मतलब जो उसकी हमें फ़िलॉसफ़ी है उसमें हमें एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट भी नज़र आता है। कैपिटलिज़्म यही है ना कि चंद लोग जो हैं वो ऊपर बैठे होंगे, खा रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो स्लेव होंगे और वो उनके लिए काम करते जाएँगे। तो अपने पॉइंट को वो जस्टिफ़ाई इस तरह करता है कि स्लेवरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एथेंस की सोसाइटी है वो एग्रेरियन सोसाइटी है और एग्रीकल्चर पे बेस करती है, तो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो स्लेवरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्लेव्स कौन से लोग होते हैं? तो स्लेव्स वो लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी रीज़न नहीं होती। पीपल डिफीटेड इन वॉर्स, ऐसे लोग जिनको हम वॉर्स में शिकस्त दे चुके होते हैं। मतलब एथेंस ने किसी जगह पे हमला किया और वहाँ के लोगों को कैप्चर कर लिया, तो वो लोग जो हैं वो स्लेव बन जाते हैं, और देन उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो फिर वो भी जो हैं वो स्लेव बन जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लोर करें स्लेवरी को, तो मैं थोड़ा-सा आपको और भी बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो उसके मुताबिक जो है वो 2 किस्म की स्लेवरी है, एक स्लेवरी बाय लॉ है और एक स्लेवरी बाय नेचर है। तो बाय नेचर जो है वो आपको पता है कि जो पहले से इंस्टीट्यूशन जो है वो स्लेवरी का चलता आ रहा है, और स्लेवरी बाय लॉ जो है वो उसको जो है हम एबॉलिश कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आता है वो कानून बनाता है कि स्लेवरी जो है वो एबॉलिश होगी, तो देन जो है वो जो स्लेव्स हैं वो फिर स्टेट का जो हिस्सा है वो बन जाएंगे। बट जो स्लेवरी बाय नेचर है वो तो है, वो तो चलती ही जाएगी। बट जो स्लेवरी बाय लॉ है वो एबॉलिश हो सकती है, और लोग जो हैं, जो स्लेव्स हैं, वो स्टेट का हिस्सा बन सकते हैं, वो सिटीजन कहलाने के काबिल जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं जो बेस्ट स्टेट है, जो आइडियल स्टेट है। एरिस्टोटल का जो है वो क्या मानना है जो बेस्ट स्टेट है, आइडियल स्टेट के बारे में हमने देखा कि उसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद प्लेटो। तो हम इसकी जो बेस्ट स्टेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट स्टेट इज़ वेयर विर्चुअस पीपल रूल, जहाँ पर जो विर्चुअस पीपल हैं वो रूल करेंगे। For this purpose, he classified the constitution as political system. He visited 158 Greek city-state and he analyzed the political system and constitutions, classified them into 6 categories. अच्छा जी, तो एक ऐसी स्टेट जहाँ पर विर्चुअस लोग जो है रूल करें तो वो बेस्ट स्टेट होगी। और बेस्ट स्टेट जो है वो कैसी होगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, तो इसने कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई, ये भाई साहब ने क्या किया, मतलब कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा, कौन सा अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होगा। तो ये भाई साहब ने क्या किया, एक बेस्ट आइडियल स्टेट के लिए इन्होंने 158 जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी उनको जो है घूमे फिरे, उनका जो इंस्टीट्यूशन है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एनालाइज किया, और देन जो है वो फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम पे पहुंचा। और उसने कहा कि वो जो एक सिस्टम पे पहुंचा ना, मतलब उसने कंपेयर किए 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, उसने उनको कंपेयर किया, और देन जो है उसने एक कंक्लूजन पे पहुंचा, और उस कंक्लूजन को जो है उसने मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम पे वो पहुंचा, तो वो उस पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाई करता है 6 कैटेगरीज़ में। तो वो जो 6 कैटेगरीज़ हैं वही उसकी आइडियल स्टेट्स होंगी, और उसको जो है हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में जो है, जो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फिर बताता चलूँ, जो बेस्ट स्टेट है, जो आइडियल स्टेट है वो कौन सी होगी, जहाँ पर वर्चुअस पीपल जो हैं वो रूल करेंगे। तो इस ये कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो बेस्ट स्टेट होगी वहाँ पर वर्चुअस लोग रूल करेंगे, तो इसने क्या किया जी, इसने 158 ग्रीक सिटी स्टेट हैं वहाँ घूमा, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को जो है उसने एनालाइज किया, और फिर वो जो है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि फ़लाना जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस तरह का होगा, तभी जो है एक बेस्ट स्टेट जो है वो क्रिएट होगी। और फिर उसने वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्लासिफाई किया 6 कैटेगरीज़ में। उसको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।